हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज सीबीएस इंटर कॉलेज इटवारा और बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आज कक्षा 12 केमिस्ट्री में पहला टॉपिक हम लेके आए हैं। इसका नाम है रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत को इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि काइनेटिक्स का मतलब होता है गति। यहाँ गति से हमारा मतलब क्या है? गति से। अब गति से क्या मतलब है? तो यहाँ पे कोई फिजिक्स तो चल नहीं रहा है कि यहाँ गति, तो यहाँ हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की गति के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रियाओं की गति के बारे में। अब बात अगर हम करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की गति, तो जो अभिक्रियाएं होती हैं जैसे ए से बी, यानी ए कोई अभिकारक है जो अभिक्रिया हुई और वो बी क्या बना? उत्पाद बना। ए से बी तक बनने में, यानी ए से बी जो हमारा उत्पाद बन रहा है उसमें कितना समय लगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है अभिक्रिया का वेग। अगर समय ज्यादा लगता है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया देर में हो रही है, और अगर समय कम लगता है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया जल्दी हो रही है। तो हम क्या करते हैं, यह एक रसायन विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान की शाखा आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। उसी प्रकार से एक रासायनिक बलगत भी एक क्या है? रसायन विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं तथा अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे ताप प्रभावित करता है कि ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रण का प्रभाव कैसे पड़ता है अभिक्रिया की दर पर, इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब का यानी अभिक्रिया की दर, ठीक है, उसको यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप है, सांद्रण है और उत्प्रेरक है, इन सब का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक बलगत के अंदर में करते हैं। इसलिए जो अगर इसकी हमको परिभाषा देनी होगी तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है: रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को हम वेग भी कहते हैं, तथा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे सांद्रण, ताप, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, किसके आधार पर? वेग के आधार पर, यानी अभिक्रिया की दर के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली तीव्र अभिक्रियाएं, दूसरी अतिमंद अभिक्रियाएं और तीसरी मंद अभिक्रियाएं। अब अगर हम बात करते हैं तीव्र अभिक्रियाओं की, तो ये अभिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती, देख नहीं पाती हैं। यानी अभिक्रिया अभिकारक से तुरंत सेकेंडों में ही उत्पाद बन जाते हैं। यानी अभिकारक जैसे ही हमने अभिकारक से अभिक्रिया करना शुरू किया तुरंत उत्पाद बन जाते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो हमारा टाइम है उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं पे हम यानी ताप, सांद्रण और उत्प्रेरक के प्रभाव का हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो आपकी आयनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी बेटा? आयनिक अभिक्रियाएं, जिसमें आपका उदासीनीकरण या अवक्षेपण अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अभिकारक के बंध नहीं टूटते हैं, केवल अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं के पे हम लोग, ठीक है, ताप, सांद्रण और उत्प्रेरक के प्रभाव का अध्ययन नहीं कर पाते।
दूसरी होती है अतिमंडल क्रियाएं। ये अभिक्रियाएं बहुत ही स्लो होती हैं, बहुत ही धीरे होती हैं। इनके ऑब्जर्वेशन को हम कई दिनों, कई वर्षों में देख सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि टाइम अधिक हो जाने के कारण जो हमारा प्रेक्षण होता है वो प्रेक्षण अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे हम क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को ज्ञात नहीं कर सकते। और जब हम अभिक्रिया के वेग को नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ताप, सांद्रण और उत्प्रेरक के भी प्रभाव को आप ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, हम बात करते हैं H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमारा H2O जल बनता है। अगर ये इसमें उत्प्रेरक उपस्थित ना हो तो ये अभिक्रिया जो होती है, ये अभिक्रिया कई वर्षों में होती है। और ये अभिक्रिया जब कई वर्षों में होती है तो उसका प्रेक्षण करना असंभव हो जाता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं का भी अध्ययन हम लोग रासायनिक वर्ग के अंतर्गत नहीं करते हैं। तीसरी जो अभिक्रियाएं हैं ये आपकी मंद क्रियाएं हैं। ये अभिक्रियाएं कुछ सेकेंडों या कुछ घंटों में पूरी होती हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अभिक्रिया में लगने वाले समय को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो आपकी आणविक अभिक्रिया होती है। आणविक अभिक्रिया होती है। अब आणविक अभिक्रियाओं में क्या होता है, अभिकारक के बंध टूटते हैं, इसके बंध टूटेंगे और फिर आपके उत्पाद बनेंगे। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं में हम क्या कर सकते हैं, ताप का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव और उत्प्रेरक के प्रभाव को आसानी से हम देख सकते हैं। इन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब इसका अपघटन होता है तो हमारा कुछ ये होता है, यानी जल और ऑक्सीजन। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। लेकिन इन 3 प्रकार में इन दोनों प्रकारों इसमें समय कम लगता है, बहुत कम, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए इन दोनों अभिक्रियाओं पे हम क्या कर सकते हैं, ताप, सांद्रण और उत्प्रेरक के प्रभाव को नहीं दर्शा सकते, उनके बारे में हम बातें नहीं कर सकते, उनके प्रभाव को हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो तीसरी अभिक्रिया है वो मंद अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कुछ समय में ही पूरे हो जाती है, जिससे हम आसानी के साथ इन अभिक्रियाओं पर ताप, सांद्रण और उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शा सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बातें करते हैं अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन से हमारा मतलब है कि मान लिया ये हमारा अभिकारक है और इससे हमारा उत्पाद बनता है। तो अभिकारक, जब अभिकारक से उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा तो ऐसे में धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता घटती है। धीरे धीरे क्या होती है बेटा, अभिकारक की सांद्रता घटती है और जितनी ही ज्यादा अभिकारक की सांद्रता घटती है उतनी ही मात्रा में हमारा उत्पाद बनता है, ठीक है। इसमें जो समय लगता है उस सांद्रता में परिवर्तन और समय का जो अनुपात होगा वही कहलाता है आपका अभिक्रिया की दर। इसका मतलब एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर कहलाती है। अब अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्यों मोल प्रति लीटर? क्योंकि ये जो होता है सांद्रता का मात्रक होता है और सेकंड प्रति सेकंड ये इसका समय का मात्रक होता है। इसका मतलब कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और आधुनिक रूप से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं मोल प्रति मोल लीटर इनवर्स सेकंड। अगर हम बात करते हैं अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर में हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है
रेट अभिक्रिया की जो दर है वो घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटती जाती है और वह जो इसकी सांद्रता घटती है वही सांद्रता क्या होता है, उत्पाद की वही सांद्रता बढ़ती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं ये रिएक्टेंट। इसको हम ग्राफ में देख सकते हैं। ग्राफ में क्या, फिर से एक बार ग्राफ को देख लीजिए कि हम देखते हैं कि अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है अभिक्रिया की दर घटती जाती है। क्यों? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है। अब अगर हम अभिकारक की सांद्रता की बात करेंगे तो जितनी अभिकारक की सांद्रता घटेगी उतना आपका उत्पाद बनेगा। ऐसे में अगर हम कहें कि कोई डेल्टा टी समय है जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता में परिवर्तन वो सी है, ठीक है, सी मतलब कंसंट्रेशन। तो ऐसे में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका हो जाएगा डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। अब अगर हम बातें करते हैं कि यही जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो रूपों में हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला अभिकारक के टर्म में और दूसरा उत्पाद के टर्म में। अगर हम बात करते हैं अभिकारक के लिए, हम एक अभिक्रिया लिखते हैं। अभिक्रिया मान लीजिए आर रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। अगर यहाँ हमारा अभिकारक है, अगर इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। लेकिन यहां हम क्या करते हैं कि यहां हम माइनस चिन्ह को लगाते हैं। माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं? माइनस चिन्ह का यहां मतलब है कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है, ठीक है। और यहां जब हम इसके उत्पाद के लिए बातें करते हैं तो यहां हम बातें जब करते हैं तो यहां हम देखते हैं कि उत्पाद के लिए इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। लेकिन यहां क्या होगा, यहां प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अभिक्रिया बढ़ने के साथ साथ हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो अभिकारक का कम होता जाता है और उत्पाद का बढ़ता जाता है। अगर हम बात करते हैं कि एक छोटा सा समय अंतराल डेल्टा टी है जिसमें कोई अभिकारक है, जिसमें उस अभिकारक में यक्स की कमी है, यक्स मोल की कमी आए तो उसके लिए हम बातें करते हैं। तो अगर उसके लिए जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका dx अपान dt होगा। नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने पहले बात किया अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि पहला क्या है, ताप, दूसरा क्या है, सांद्रण, और तीसरा क्या है, उत्प्रेरक। ये तीन ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब ये कैसे प्रभावित करते हैं इसको जानने से पहले हमको एक अभिक्रिया के वेग से संबंधित हमारी संघट्ट सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे जिसको कोलिजन थ्योरी कहते हैं। पहले हमको उसको जान लेना होगा, तब हम जान पाएंगे कि कैसे ये तीनों अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो संघट्ट सिद्धांत का जो पहला फैक्टर है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने के लिए उनके अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं कि एक बीकर में
कई अणु हमने लिए, अभिकारक लिए जो कि कई अणुओं से मिलकर बना है। इन अणुओं की अपनी अपनी एनर्जी है। इसको हम मान लेते हैं ए अभिकारक, दूसरा अभिकारक हमने लिया, इनकी अपनी एनर्जी है बी, और इन दोनों को हमने क्या किया, एक साथ मिक्स कर दिया, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को जब हमने मिक्स कर दिया तो ऐसे में ए और बी के अणु आपस में क्या हो गए, मिल गए। अब मिलने के लिए सपोज करिए कि ये आपका ए का अणु है, ये आपका बी का अणु है, तो पहले जब ये आपस में टक्कर करेंगे तभी आपका उत्पाद बनेगा। अगर ये टक्कर करते हैं, ठीक है, तब उत्पाद बनेगा, अन्यथा उत्पाद नहीं बनेगा। तो ऐसे में अगर ये टक्कर करते हैं तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और अस्तित्व समाप्त हो जाने के बाद आपका उत्पाद सी बन जाता है। लेकिन हम बातें करें कि सभी टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया नहीं होती है। हम ये कहें कि इसका टक्कर हो जाएगा, इसका टक्कर हो जाएगा, इसका टक्कर हो जाएगा, इसका टक्कर, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में टक्कर करते हैं तो उनके लिए एक निश्चित ऊर्जा होनी चाहिए, यानी इनकी अपनी एक ऊर्जा होनी चाहिए, इनकी एक ऊर्जा होनी चाहिए। ये आपस में टक्कर करेंगे, टक्कर करने के बाद अब ये उत्पाद बनाएंगे। जब ये उत्पाद बनाते हैं टक्कर के बाद, तो जो हमारा उत्पाद बनता है और जिन टक्कर के फलस्वरूप बनता है उसको हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। यानी हम कह सकते हैं कि सभी टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया नहीं होती है। किसके फलस्वरूप होती है? केवल प्रभावी टक्कर। और प्रभावी टक्कर होंगे क्या? जब अभिकारक के अणुओं के मध्य एक निश्चित ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अगर सक्रिय ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं है ए और बी के मध्य, तब भी वो टक्कर तो करेंगे पर उत्पाद नहीं बनाएंगे। वो आपस में क्या करते, टक्कर करते रहेंगे पर उत्पाद बनेगा नहीं। अब मान लीजिए टक्कर के लिए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी पर्याप्त है, तब भी एक निश्चित विन्यास होना चाहिए। अगर उस विन्यास में वो टक्कर करेंगे तब उत्पाद बनेगा, अन्यथा उत्पाद नहीं बनेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा एक, हम देखते हैं कि हमने A2 और B2 दो अभिकारक हैं जिनसे मिलकर हमारा AB उत्पाद बना। अब ये आपके A और A प्लस B ऐसे हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका जो विन्यास है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले A2 का एक परमाणु B के परमाणु से तो संयोग कर रहा है, पर दूसरा दूसरे से काफी दूर है। ऐसे में इसके फल, यानी अगर इस प्रकार का विन्यास है तो अपक्रिया नहीं होगी। इसलिए इसको कहते हैं प्रतिकूल दिक् विन्यास। पर अगर वही चीज ए आपका ए ऐसे है और प्लस बी के साथ कुछ ऐसे है, तो हम देखते हैं कि ए बी से आसानी से अपक्रिया कर लेता है और ए यहाँ भी क्या करता है, बी से आसानी से। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2AB आसानी से बन गया। तो हम कहते हैं कि अपक्रिया होने के लिए भी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, ए को मिलाया बी को मिलाया अपक्रिया हो गया, नहीं। ऐसे इतनी आसानी से हम लोग जैसे देखते हैं बुक में कि इतनी आसानी से हमारी अपक्रिया हो जा रही है, इतनी आसानी से अपक्रिया नहीं होती है। उसके लिए काफी कंडीशन होते हैं। किनसे देख लो, पहला नंबर कि कोई अपक्रिया तब होगी जब दो अणु आपस में टक्कर करेंगे। अगर दो अणु आपस में टक्कर नहीं करते तो अपक्रिया नहीं होगी। दूसरा, हम बातें करते हैं कि सभी टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तीसरा, अपक्रिया होने के लिए कैसा होना चाहिए, प्रभावी टक्कर होना चाहिए। और प्रभावी टक्कर के लिए क्या होना चाहिए, उनमें यानी जो हमारे अभिकारक के अणु है उसमें एक निश्चित ऊर्जा
की ठीक है निश्चित ऊर्जा होनी चाहिए। और अंतिम जो है टक्कर होने के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहा लेकिन विन्यास ही नहीं रहेगा अच्छा, तब भी वो आपस में अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उत्पाद नहीं बनाएंगे। अब हम बातें करते हैं कि कैसे इस टक्कर सिद्धांत में हम कैसे ये पता करते हैं कि अभिक्रिया के वेग को कैसे ये प्रभावित करते हैं। तो पहले हम बातें करते हैं ताप की। तो ताप कैसे प्रभावित करता है? तो जब ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने पे क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों अभिक्रिया का वेग बढ़ता है? क्योंकि ताप बढ़ाने से जो अणु होते हैं उन अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाने के कारण वो आपस में टक्कर आसानी से करने लगते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर ताप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। सांद्रण का कैसे प्रभाव पड़ता है? जैसे ए और बी हमने लिया यहाँ, तो हमने क्या किया, ए की कुछ मात्रा इसमें और डाल दिया, तो देखते हैं कि जब और डाल दिया तो मात्रा ए की बढ़ गई, जिससे इसके जो अणु है और घने हो गए, और घने हो गए जिससे आसानी से वो आपस में टक्कर करना शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि हम ए और बी की अगर किसी की भी सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरी हम बातें करते हैं उत्प्रेरक का क्या प्रभाव। तो उत्प्रेरक के प्रभाव से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लेकिन क्या करता है ये उत्प्रेरक, क्या करता है उत्प्रेरक अभिकारक के अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। हम समझेंगे कि कैसे कम करता है। हम ये समझेंगे कि बेटा कैसे कम करता है। तो जैसे हम बातें करते हैं कि कोई कुल्फी वाला कुल्फी बेचने के लिए आया है, वो 5 रुपए में एक कुल्फी दे रहा है। कोई कुल्फी वाला कुल्फी बेचने आया है और वो कुल्फी कितने में दे रहा है बेटा, 5 रुपए में। लेकिन एक बच्चा है जिसके पास केवल 4 रुपया है, ऐसे में वो कुल्फी खाने को नहीं पाता है। तो ये तीसरा पर्सन आता है और जो कुल्फी वाले से कहता है कि बेटा इस कुल्फी वाले से कहता है, माने बच्चा है तो कहता है कि बेटा अपने कुल्फी के रेट को कम कर दीजिए, जिससे ये बच्चा 4 रुपया लेके आया है वो भी कुल्फी पा जाए। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं, अब हम यहाँ अणुओं के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए इसका 4 कैलोरी प्रति मोल है और इसका भी 4 कैलोरी प्रति मोल है, और इन दोनों के टक्कर के लिए 5 कैलोरी चाहिए। तो उत्प्रेरक मिलाने से इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। जहाँ 5 चाहिए था वहाँ 4 ही हो जाता है, और जिसके कारण वो आपस में आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो हम बातें करते हैं ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। सांद्रण यानी अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। और उत्प्रेरक अगर हम डालते हैं तो उत्प्रेरक क्या करता है, अभिकारक के अणुओं की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, उसके मान को कम कर देता है, जिससे अधिक से अधिक अभिकारक के अणु आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं। अब आने वाले क्लासों में हम लोग शुरू करेंगे अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता। जो आपको बताया गया है वो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ते रहिए। लॉकडाउन में अगर बहुत जरूरी है तभी आप बाहर निकलिए, बाकी आप बाहर ना निकलिए, जो भी सरकार के नियमों का आप पालन कर दीजिए।